से है। अब ये पूजे क्यों जाते हैं और कहां इनके प्रमुख प्रमुख पूजा स्थल है, कहां इनके मेले भरते हैं। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि तेजाजी पूजे क्यों जाते हैं। तो आप सीधा सा बताएंगे तेजाजी ने किसकी रक्षा की थी? गायों की। अपना वचन निभाते हुए गायों की रक्षा की अतः तेजाजी पूजे जाते हैं। किसकी गायों की रक्षा की थी? तो अपन बताएंगे लाछा गुर्जरी। कौन है लाछा गुर्जरी? तब आप बताओगे पेमल की फ्रेंड है। किसकी फ्रेंड है? पेमल। पेमल कौन है? तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल। तेजाजी को वहां जाने की कहा नौबत आ गई गायों की रक्षा करने के लिए। तेजाजी खरनाल नागौर के रहने वाले हैं और खरनाल से पनेर की डिस्टेंस है 109 किलोमीटर ऊपर कुछ मीटर है। मेरी 10 बार नापी हुई है। खरनाल से तेजाजी का गांव और ससुराल की 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो तेजाजी इतनी दूर क्यों चले गए थे? देखिए तेजाजी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा क्यों करते हैं, इससे पहले आपको थोड़ी सी बातें यह समझनी पड़ेगी। पेमल और तेजाजी इनका जब विवाह हुआ था तब तेजाजी 5-6 महीने के थे और पेमल 3-1 महीने की हुआ करती थी। साल नहीं, महीना। 3 महीने की पेमल थी और 5-6 महीने के कौन थे? तेजाजी। इसलिए अपने भजनों में गाया जाता है कि पीड़ा पोतड़ा परणायो कुंवर तेजारे, कि हे तेजाजी आपको तो पीड़े पोतड़ों में परणा दिया था। जब आप छोटे थे उसी समय आपकी शादी हो गई थी। पेमल और तेजाजी की शादी कहां पर हुई थी? तो इनकी शादी पुष्कर में हुई थी। आप कभी पुष्कर सरोवर जाएंगे तो पुष्कर सरोवर के किनारे कुल 52 घाट है झील के चारों तरफ। उनमें से एक घाट का नाम है नाग घाट। कौन सा घाट है? नाग घाट। इस नाग घाट के ऊपर यह शादी संपन्न हुई थी। वैसे पेमल रहने वाली कहां की है? पनेर। लेकिन इनका जो मैरिज गार्डन था वो पुष्कर के अंदर था। यानी शादी कहां पर हुई थी? पुष्कर के अंदर। कौन से घाट पर? नाग घाट। और ये तेजाजी और पेमल का जो रिश्ता था वो पेमल के मम्मी पापा ने तय नहीं किया था, पेमल के मामा ने तय किया था। पुराने समय में या आज भी अपने नाना नानी मामा मामी गांव में सगाई कर ही देते हैं लड़के लड़कियों की। तो इनके पेमल के मामा ने और तेजाजी के पिताजी ने मिलकर के ये रिश्ता तय किया था। दोनों अच्छे दोस्त थे, रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद में शादी हो गई। शादी किस स्थान पर संपन्न हो गई थी? पुष्कर। अब पेमल 3-3.5 महीने की है, क्या ससुराल जाना शुरू हो जाएगी? क्या नहीं। अब 3-3.5 महीने की फिर सासू इनको खिलाएगी अपनी बहू को, और तो क्या करेगी। इसलिए पेमल अपने मम्मी पापा के साथ ही यानी अपने पीहर में ही रुकी रहेगी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। तेजाजी 3-4 साल के हो गए। उधर पेमल भी 1.5-2 साल की हो जाती है। अभी ना समझ, ये 3 साल का बच्चा क्या समझता है। तेजाजी को अपनी शादी वादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता रहा। जब तेजाजी 4-1 साल के थे तब भगवान जाने किस बात को लेकर के पेमल के मामा और तेजाजी के पिता के बीच में बहस हो जाती है। जिन्होंने ये रिश्ता किया था उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। और विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्षों में तलवारें तक चल गई थी। तेजाजी के पिता और पेमल के मामा में ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के बाद पेमल के मामा ने धमकी और दे दी थी कि आज से ये रिश्ता भूल जाना, पेमल तुम्हारे ससुराल तुम्हारे गांव नहीं आएगी। तेजाजी के पिताजी भी जिद्दी थे। उन्होंने, वो भी तो गांव के सरपंच थे तेजाजी के पिता, उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं आएगी तो हम हमारी व्यवस्था देख लेंगे। और यूं कर करके और इनके मामला लगभग बिगड़ सा गया था। तलवारें तक चलने की नौबत आ गई थी। अब जब तलवारें तक चलने की नौबत आ गई तो फिर लड़ाई के बाद तेजाजी के पिता गांव आए। गांव इनका था खरनाल। यहां आकर के, उन समय गांवों में कम ही लोग रहा करते थे, तो तेजाजी के पिताजी ने गांव वालों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। तमाम महिला पुरुष सारे उस बैठक में शामिल हुए और बैठक में यह कहा गया कि देखिए पेमल के मामा के साथ अपनी तलवारें चल गई है और वो धमकी दे रहे हैं हम पेमल को नहीं भेजेंगे। इसलिए गांव के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा तेजाजी को इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं देगा, क्योंकि अगर तेजाजी बड़े हुए इस रिश्ते के बारे में जानकारी लगी तो फिर तेजाजी तो वापस लड़ाई करेंगे या पेमल को लाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए तेजाजी के पिताजी ने साफ कह दिया तमाम लोगों को कि इस रिश्ते के बारे में तेजाजी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। अब गांव के मुखिया थे, पुराने टाइम में मुखिया जो बात कह देता था वो लोक की लकीर होती थी, कोई भी उन बातों में ऊंच नीच नहीं होती थी। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है तेजाजी को पता नहीं लगने देंगे। तमाम महिलाओं बच्चों को सबको कह दिया गया था। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जब तेजाजी 11 साल के थे तब तेजाजी के पिता ताहड़ जी का स्वर्गवास हो गया था। तेजाजी 11 साल के हैं। तेजाजी को अपनी शादी वादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि पेमल को तो पता है, ऐसी बातें लड़कियों को तो पता लग जाती है, लड़कों को इन चीजों के अंदर कुछ भी अता पता नहीं लगता था। तो अब तेजाजी के पिताजी के पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ हो गई तो फिर वो 12 दिन होने थे। क्या इन 12 दिनों के अंदर पेमल के किसी पारिवारिक सदस्य को तेजाजी के घर पर शोक प्रकट करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारी तो है। लेकिन इन 12 दिनों के अंदर
पेमल के परिवार का कोई भी सदस्य तेजा जी के घर पर शोक प्रकट करने के लिए नहीं आता है। इसका मतलब ये मान लिया गया था कि रिश्ता लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा है, रिश्ता खटाई में पड़ चुका है। अब जब कोई नहीं आया, 12 दिन हो गए, पूरा विधि विधान से जो संस्कार होने थे वो हो गए, उसके बाद सब कुछ सामान्य चलने लगा। इधर से पेमल वालों की, परिवार वालों की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं है, इधर से कोई कांटेक्ट नहीं है, तेजा जी को तो कुछ पता भी नहीं है और गांव वाला कोई उनको बताने के लिए तैयार नहीं था। वक्त बीतता गया, तेजा जी 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, यानी तेजा जी लगभग अपने जीवन के 29 वर्ष पूरे कर लेते हैं। तब तक तेजा जी को पेमल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तेजा जी के जीवन में अचानक बदलाव आता है जब तेजा जी अपने जीवन के 30वें साल में थे, यानी बात है विक्रम संवत 1160 की। जब तेजा जी 30 साल के हो गए थे, तब एक दिन सुबह सुबह की बात है, तेजा जी जल्दी 5, साढ़े 5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ करके अपना बेल वगैरह लेकर के, अपना हल वगैरह लेकर के खेत में हल चलाने के लिए चले जाते हैं। पुराने टाइम में आदमी जल्दी उठ करके खेत चला जाता था, महिलाएं पीछे से घर का सारा काम काज करके गायों भैंसों का, और 12-1 बजे पुरुषों के पीछे से खाना लेकर जाती थी जिसे बाता कहा जाता था। तो महिलाएं घर का काम काज कर लेती 11-12 बजे तक, और फिर खाना वाना बना करके पुरुषों के लिए खाना लेकर चली जाती, और मैं पुरुष सुबह जल्दी जा करके, जब तक गर्मी नहीं होती तेज तरार, तब तक वो हल चला लेते थे और 2-1 घंटे गर्मी में रेस्ट करके फिर शाम को फिर हल चला लिया करते थे। तो तेजा जी 5:30 बजे खेत चले गए। 5:30 बजे खेत जाने के बाद 10-11 बजे तक तेजा जी नॉन स्टॉप खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे। 11 बजे तक तेजा जी को भयंकर भूख लगने लगी थी, लेकिन अभी तक तेजा जी के घर से कोई खाना लेकर नहीं आया था। तेजा जी को भयंकर गुस्सा आ रहा था, और गुस्सा आए, आदमी सुबह 5:30 से 11 बजे तक नॉन स्टॉप हल चला रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, यहाँ 2 घंटे की क्लास के बाद चाय नहीं मिले तो माथा फटने लग जाता है, और वो बंदा खेत में हल चला रहा है, तो गुस्सा तो लाजिमी था। तेजा जी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, लेकिन यूं करते करते गर्मी भी तेज हो रही है, लगभग दोपहर के 1:30-2 बज गए, लेकिन तेजा जी के घर से अब तक खाना नहीं आया था। तेजा जी भयंकर गुस्से में थे। 2:30-3 बजे के आसपास तेजा जी की एक भाभी, तेजा जी की भाभी का नाम था रत्नी, ये रत्नी तेजा जी के लिए खाना लेकर के आती है, और जैसे ही तेजा जी ने देखा कि उनकी भाभी उनके लिए खाना लेकर आ रही है, तेजा जी की नजर भाभी की तरफ पड़ी, तो तेजा जी ने अपने बैलों को खेजड़ी के छांव में बांधा, भयंकर गुस्से में थे, और अपनी भाभी के सामने ही चल दिए, और गुस्से में थे इसलिए भाभी को खरी खोटी 4-5 बातें सुना दी। बोला, ये कौन सा टाइम है, तुम्हारे गांव का आदमी भूखे मरे तो मरो, 3 बजने का टाइम है, ये क्या तरीका। बहुत गुस्से के अंदर तेजा जी ने 5-7 बातें सुना दी, लेकिन रत्नी भी कम नहीं है, तेजा जी की भाभी है, और तेजा जी की भाभी है, तो जितना गुस्से में तेजा जी ने रत्नी को सुनाया, उससे दुगुने गुस्से में रत्नी ने वापस तेजा जी को सुना दिया। बोला कि तेजा जी मेरी बात सुनो, कोई 1-2 रोटी तो आप खाते नहीं हो, कि सुबह पोई और लेकर आ गई, मण पीस्यो मण पोयो, मण को तो रांझो खाटो खींचड़ो कुंवर तेजा रे। बोला कि तेजा, 1 मण तो आटा पहले तुम्हारे लिए पीसना पड़ता है। पुराने टाइम में चक्की नहीं होती थी, महिलाएं आटा किसे पीसती थी, गट्टी हुआ करती थी, तो सुबह उठकर महिलाएं पहले तो आटा पीसती थी। बोला, मण पीस्यो मण पोयो, पोयो का मतलब फिर 1 मण आटा पीस करके खाना बनाया है। मण को रांझो खाटो खींचड़ो, 1 मण का तुम्हारे लिए कड्डी बनाई है, कड्डी को राजस्थानी में क्या बोलते हैं, खाटा, और साथ में खाने के लिए खींचड़ा भी बनाया है, और मेरे से तो इतना काम करने में यही टाइम लगेगा, और अगर तुम्हें समय पर लंच चाहिए, समय पर ब्रेकफास्ट चाहिए, तो तुम पेमल को लेकर के आ जाओ। और रत्नी के मुख से गुस्से में एक शब्द निकल गया था, कौन सा, पेमल। हालांकि ये शब्द निकलते ही रत्नी को इस बात का एहसास हो गया था कि नहीं, मुझे पेमल नहीं बोलना चाहिए था, पापा जी का मना कर रखा था कि तेजा जी को कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन प्राय गुस्से में आदमी कुछ अनजान शब्द निकाल ही देता है। जैसे ही ये पेमल शब्द निकला, तेजा जी ने पेमल शब्द सुना, तेजा जी के सीने में बिजली सी कड़कती है, और तेजा जी तुरंत अपनी भाभी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि भाभी ये पेमल कौन है। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, आपको भूख लगी है, गर्मी भी तेज है, आप खेजड़ी के पेड़ के नीचे चलिए, भोजन कीजिएगा। तेजा जी ने कहा कि नहीं भाभी, अगर मैंने गुस्से में कुछ कहा है तो रियली सॉरी उसके लिए, आप पहले ये बताइए पेमल कौन है। और काफी यूं मान मनवार के बाद जब तेजा जी रिक्वेस्ट ही कर रहे थे, तो भाभी को लगा कि यार अब खूब हो गया पापा जी के आदेशों की पालना, बंदा 30 साल का हो गया है, अब तो सारी डिटेल बता ही देनी चाहिए। और रत्नी ने तेजा जी को कहा कि सारी डिटेल खेजड़ी के पेड़ के नीचे ले जाकर तेजा जी को कहा कि आप खाना खाइए, मैं खाना खाते खाते आपको डिटेल बता दूंगी। तेजा जी ने कहा कि नहीं, खाना बाद में खाएंगे, वो पहले आप पेमल के बारे में जानकारी बताओ। और रत्नी ने सारी बातें बता दी कि जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारी शादी हुई थी। पेमल पनेर रायचंद्र जी की बेटी है, लेकिन पेमल के मामा और अपने पापा जी के बीच तलवारें चल गई थी, इसलिए पापा जी ने सबको मना कर रखा था कि कोई भी पेमल के बारे में तेजा जी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इसलिए आपको कोई बता नहीं रहा था। आज मैंने आपको बताया है। और तेजा जी पूरी डिटेल लेकर के
और वहां से बिना खाना खाए ही घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तेजा जी ने जब रवाना हुए तो भाभी ने कहा कि अब क्या हुआ, अभी तो कह रहे थे कि भूख लगी है, 3 बजी है। तेजा जी ने कहा कि नहीं, अब खाना नहीं खाएंगे। एड़ा काई कड़वा बोल बोलिया बाबस मारिए, सूरो तो जिमे लो फलका परणी के हाथ का। बोला कि हे भाभी, तुमने इतने कठोर वचन बोले कि तुम्हें टाइम पर ब्रेकफास्ट चाहिए, टाइम पर लंच चाहिए, टाइम पर डिनर चाहिए, तो पेमल को लेके आ जाओ। अब अगर बंदा खाना खाएगा तो पेमल के हाथ का ही खाएगा और किसी के हाथ का नहीं खाएगा। और तेजा यहाँ से अपने भाभी से पास में से खड़ा होकर के घर की तरफ तेजा जी रवाना होते हैं। पास में खेजड़ी की छांव के अंदर बेल बंधे हुए थे, उन बेलों को भी तेजा जी ने आजाद कर दिया और कहा कि बेलों, तुम आराम से 5, 7, 10 दिन घूमो, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खाना और मेरा खाना, दोनों का खाना पेमल ही तैयार करेगी। मैं जा रहा हूँ, पेमल को लेकर आ रहा हूँ। बेलों को वहीं खेतों में छोड़ दिया और तेजा जी घर आकर ना धोकर बिल्कुल तैयार, अप टू डेट, व्हाइट एंड व्हाइट कुर्ता पायजामा पहनकर और अपनी लिल्लन घोड़ी को बाहर निकाल कर उस पर सवार होकर रवाना ही हुए थे कि तेजा जी की मम्मी आ जाती है। तेजा जी की माता का नाम क्या था? राम कुमारी। और तेजा जी के सामने आकर रुके, बोला कहाँ? अभी तो खेत गया था। और अप टू डेट होकर के, व्हाइट एंड व्हाइट होकर के कहाँ? तेजा जी घोड़ी से उतरते हैं, माता जी के पैर छूते हैं और कहते हैं कि माता जी आशीर्वाद दीजिए, आपके लिए बहू लेकर आ रहा हूँ। अचानक माता जी चौंके, बोला आज इसको कैसे पता लग गया? फिर मम्मी ने मन ही मन सोचा कि यार हो सकता है कि देवर भाभी के बीच कोई वाद विवाद हो गया हो और रत्नी ने इसको सब कुछ बता दिया होगा। माता जी ने तेजा जी को रोकने का प्रयत्न किया, बोला कि नहीं ठीक है, तो बहू लेके आ जाना, लेकिन पहली बार ससुराल जा रहा है तो पहले पंडित जी से शुभ मुहूर्त पूछेंगे। आज वार भी ठीक नहीं है, तिथि भी ठीक नहीं है, पंडित जी से शुभ मुहूर्त पूछ करके पहली बार ससुराल जा देना। बहू लाने के लिए तुझे मना नहीं, लेकिन आज नहीं जाएगा। तेजा जी ने कहा मैं तो आज ही जाऊंगा। वार, तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह, योद्धा जिस दिशा में बढ़ते हैं तिथियां अपने आप ठीक हो जाती। आप तो माता जी आशीर्वाद दीजिए, मुहूर्त अपने आप ठीक हो जाएंगे। माता जी को लगा कि तेजा नहीं मानेगा, इसलिए मम्मी ने कहा कि ठीक है तो आज ही चल जाना, लेकिन घर पर पहली बार अगर नई नवेली बहू आती है तो बहू आने से पहले घर पर बेटियां आती है। और तुम्हारी बहन जो राजल है वो इस समय ससुराल गई हुई है, अजमेर गई हुई है। ऐसा करो पहले तुम राजल को अजमेर से घर लेकर के आ जाओ, राजल को घर छोड़ो और फिर पेमल को लेके आ जाओ। तेजा जी ने कहा कि नहीं, वो मैं जीजा जी को फोन कर दूंगा, राजल को पहुंचा करके चल जाएंगे। राजल को जीजा जी पहुंचा देंगे, मैं डायरेक्ट बताओ कहां जाऊंगा? पेमल को लाने के लिए। और माता जी समझ गए थे कि तेजा रुकने वालों में से नहीं है, इसलिए मम्मी ने कहा कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। माता जी का आशीर्वाद लेके तेजा जी सीधे के सीधे शाम को अपने यहाँ से घोड़ी लेकर रवाना हुए। लीलन सुपरफास्ट 120-25 की स्पीड से शाम को लगभग 6-1 बजे, 5:30-6 बजे का समय रहा होगा, खरनाल से तेजा जी पनेर गांव पहुंच जाते हैं। और पनेर गांव में जब तेजा जी पहुंचे थे तो शाम का 6-1 बजे का समय था और घोड़ी के पैरों की आवाज बहुत तेज थी, स्पीड ज्यादा थी, इसलिए घोड़ी के दौड़ने की आवाज आधा 1-1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। और तेजा जी घोड़ी ले जाकर सीधा अपने ससुर जी का मतलब रायचंद्र जी, उनके घर के बाहर रोकते हैं। आप जानते हो कि शाम का जो 6-6:15 बजे का टाइम होता है, इस समय अपने गांवों के अंदर जो दुधारू पशु होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनका महिलाएं दूध वगैरह निकाल रही होती है। और जिस समय महिलाएं पशुओं का दूध निकाल रही होती है, उस समय अगर कोई जोर की आवाज पास में हो जाए तो पशु एक जगह खड़े रहते हैं या चमक से जाते हैं, उछल कूद करने लग जाते हैं। अपने देखते हैं कि गाँव में कभी कभार अपने शादी ब्याह में कोई डीजे वीजे आते हैं तो उस दिन तो पूरे जानवरों का नाश सा हो जाता है, वो परेशान से हो जाते हैं। इसलिए तेजा जी जिस समय अपने ससुर जी के घर पहुंचे उस समय तेजा जी की सासू थी, सासू का नाम था बोदल, और ये बोदल जो है किसी गाय का दूध निकाल रही थी। और घर के बाहर तेजा जी ने जैसे ही घोड़ी लाकर रोकी, पैरों की आवाज जोर की थी और तेजा जी के घोड़ी के पैरों की आवाज सुनकर जिस गाय का दूध बोदल निकाल रही थी वो गाय चमक जाती है और चमक करके उछल कूद करते करते एक लात बोदल के मुख पर मार देती है। जब तेजा जी की सासू बोदल के मुख पर लात पड़ी तो बोदल भयंकर गुस्सा आया। बोदल को पता नहीं था कि बाहर कौन है, क्योंकि अनजान आदमी था और दिख भी नहीं रहा था। बोदल तो गायों का दूध निकाल रही थी। बोदल को लगा कि यार कोई गांव के लड़के होंगे, घोड़े वगैरह दौड़ा रहे होंगे, और बोदल ने गुस्से में लात पड़ते ही कहा कि ये कौन है घोड़ी वाला, इसको काला नाग डसे, यानी काला सांप डसे, ये कौन आया, इसकी वजह से मेरे मुख पर लात पड़ गई है। इधर से तेजा जी का उतरकर घर में एंट्री करना हुआ और इधर बोदल के मुख से अनजाने में ये सब निकलना हुआ कि ये कौन है घोड़ी वाला, इसको काला नाग डसे। ये सब तेजा जी के कानों में पड़ गए। तेजा जी जिद्दी थे और तेजा जी को भयंकर गुस्सा आया। तेजा जी ने कहा एक तो इतने साल बाद ससुराल आया हूं, बाहरों फूल बरसाओ के स्थान पर ये
कहा जा रहा कि ये कौन आया है घोड़ी वाला, इसको काला नाग डसे। और तेजा जी उसी समय वहां से यूटर्न ले लेते हैं। तेजा जी कहते हैं कि आज के बाद इस घर में मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगा। तेजा जी ने जैसे यूटर्न लिया, घर के अंदर सामने पेमल बैठी थी और पेमल पहली नजर में पहचान गई थी कि ये बंदा तेजा है, कोई और हो नहीं सकता। और पेमल ये भी अच्छे से जानती थी कि तेजा जिद का पक्का है, वचन का पक्का है, और मम्मी ने जाने अनजाने में पक्का कुछ ना कुछ बोला है, और तेजा अगर एक बार यहां से चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। और पेमल घर के पीछे के दरवाजे से भागी भागी अपनी बेस्ट फ्रेंड, जिसका घर पास में था, फ्रेंड का नाम क्या था, लाछा, और लाछा के पास जाती और लाछा को कहती कि लाछा लाछा तेजा आया है। लाछा ने कहा मैं क्या करूं, तेजा आया है तो। और इस बात से पेमल को गुस्सा आ गया। पेमल ने कहा कि तेरी बेस्टी का, तेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड आया है और तू कह रही कि मैं क्या करूं, वो रूट करके जा रहा है और उसे मनाने की नैतिक जिम्मेदारी है तेरी, और वो मम्मी ने जाने अनजाने में भगवान जाने क्या कहा उसको, और वो वहां से यूटर्न लेके जा रहा है। लाछा ने कहा कि ठीक है मैं हैंडल करती हूँ। लाछा जैसे तैसे करके घर से भागी भागी जाती है और तेजा जी घोड़ी लेके रवाना ही हो चुके थे। लाछा घोड़ी को रुकवाती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है कि हम लाछा गुजरी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ पेमल वगैरह जो भी उस समय का इंट्रोडक्शन रहा होगा। और लाछा ने तेजा जी को कहा कि आप कहां जा रहे हो। तेजा जी ने कहा कि मैं वापस मेरे गांव जा रहा हूं, करनाल जा रहा हूं, अब मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। ऐसी क्या बात हो गई। बोला कि वो सासू वो कह रहे कि कौन आया, इसको काला नाग डसे, इतने कठोर वचन में कभी सुन नहीं सकता। लाछा ने समझाया कि अनजाने में बोल दिया होगा। बोला जानने में बोले चाहे अनजाने में बोले, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगा। लाछा ने तेजा जी को समझाया लेकिन तेजा जी नहीं माने। तो लाछा ने रिक्वेस्ट की, बोला ठीक है अगर तुम्हें यहाँ नहीं जाना है तो अब शाम को 7 बजे के आसपास का समय, क्योंकि 6 सवा 6 बजे तो आए ही थे, आधा पौन घंटा लग गया होगा। बोला शाम को 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, करनाल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, अंधेरे में कैसे जाओगे, घोड़ी के हेडलाइट भी तो नहीं लगी होती, अब बंदा अंधेरे में कैसे चलेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि रात्रिकालीन विश्राम मेरे घर पर कर लीजिए और सुबह उठ करके भोजन वगैरह करके चल जाना। जब लाछा ने ज्यादा रिक्वेस्ट की तो तेजा जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, रात भर यहाँ रुक लेंगे, सुबह उठ करके चल जाएंगे। तो तेजा जी रात्रिकालीन विश्राम लाछा के घर पर करते हैं। शाम को भोजन वगैरह होता है, गांव के कुछ मोजीज लोग आकर तेजा जी को समझाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन तेजा जी ने कहा कि नहीं अब मूड सा नहीं है, अब मैं वापस गांव ही जाऊंगा। तमाम प्रयासों के बाद जब तेजा जी नहीं माने तो ठीक है, शाम का भोजन के बाद सो गए। सुबह जल्दी 5:30 बजे लाछा गुजरी नींद में से जगती है और लाछा जग करके सोचती है कि मैं फटाफट गायों का दूध निकाल ले आती हूँ, ताकि तेजा जी जब उठ करके गांव के लिए रवाना होंगे तो चाय कॉफी दूध जो भी उनको पीना होगा, दूध होगा तो सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाएगी। और लाछा गुजरी 5:30 बजे घर से दूर, थोड़ी सी दूर बाड़ा था, वहां गायें बंधी हुई थी। लाछा वहां गायों का दूध निकालने के लिए जाती है, लेकिन बाड़े में से रातों रात गायें चोरी हो चुकी थी और लाछा ने बाड़े में देखा कि कोई भी गोवंश नहीं है। लाछा वापस घर आकर के रोने से लग जाती है। तेजा जी सुबह जल्दी 9-10 बजे नींद में से जगते हैं और जैसे ही तेजा जी नींद में से जगे और तेजा जी ने देखा कि लाछा रो रही है, तेजा जी लाछा के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। और लाछा ने बताया कि रात को गायें चोरी हो गई है। बोला कौन ले गया है। बोला हमारे क्षेत्र में गायें चोरी होती है तो मेर के मीणा ले जाते हैं, ज्यादातर नामों में घटनाओं में नाम उन्हीं का आता है। यहाँ पर सलेमाबाद, जाग, रूपनगढ़, ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कुछ विशेष गांव थे, उनमें ये चोरी वाली घटनाएं ज्यादा होती थी। और खास तौर से नीम का थाना जो जिला है, इसके पास तो एक गांव है नया बास। मैंने आपको आगे भी बताया होगा कि उस नया बास गांव किसी समय अपनी डकैती के लिए बहुत विख्यात था। पूरे गांव के लोगों के ऊपर ये कलंक था कि ये डकैती करते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट कर्मचारी या अधिकारी लेवल के आदमी आरपीएस, आईएएस, आईपीएस है तो नया बास गांव के अंदर है। इतनी प्रोग्रेस उन्होंने कर ली है। तो ठीक है, यहाँ मेर के मीणा इनकी गायें ले गए, पास में कोई मंडावरिया वगैरह कोई गांव था, उस गांव के मीणा इनकी गायें ले गए थे। लाछा ने कहा ठीक, तेजा जी ने कहा ठीक है, आपकी गायें चोरी हुई, आप पेमल की बेस्ट फ्रेंड तो हो ना। बोला मैं बेस्ट फ्रेंड हूं। बोला फिर आपकी गायों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और तेजा जी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए एक जगह पड़ती है मंडावरिया, वर्तमान में कौन से जिले में है, अजमेर। इस मंडावरिया गांव के मीणा ये गायें लेकर गए थे। तो तेजा जी मंडावरिया पहुंचते हैं, मेर के मीणाओं को पराजित करते हैं और लाछा गुजरी की गायें आजाद करवा लेते हैं। जब तेजा जी लाछा गुजरी की गायें आजाद करवा कर वापस पनेर लौटे, क्योंकि लाछा गुजरी कौन से गांव में रह रही है, पनेर, और पनेर ले जाकर के लाछा को जैसे ही गायें वापस सुपुर्द की, बोला कि आपकी गायें आ गई है। लाछा ने उन गायों को देख करके लाछा वापस सोने लग गई। तेजा जी ने कहा कि अब क्या हुआ। लाछा ने कहा कि मेरा कान्या केरड़ा पीछे रह गया है और उस कान्या केरड़ा के बिना मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। कान्या का मतलब राजस्थान में जिसकी एक आंख फूटी होती है उसे बताओ क्या बोलते हैं, काना, या उसी को क्या बोलते हैं, कान्या। और गाय का छोटा बछड़ा क्या कहलाता है, केरड़ा।
तो लाचा गुजरी की गायों का जो टोला था उसके अंदर हो सकता है कोई ऐसा कोई छोटा बछड़ा रहा होगा जिसकी एक आंख फूटी हो, इसलिए उसे लाड प्यार से कान्या केरड़ा कहा जाता था। और जब तेजाजी इतनी सारी गायें आजाद करवा रहे थे तो हो सकता है 5, 7, 10, 20 गायें पीछे रह गई हो और उनमें कान्या केरड़ा पीछे रह गया हो, और लाचा गुजरी इसी केरड़े को लेकर रो रही है कि मेरी कुछ गायें वे कान्या केरड़ा पीछे रह गया है और उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तेजाजी ने कहा कूल डाउन, रिलैक्स, तुम पेमल की बेस्ट फ्रेंड तो हो ना? बोला हाँ मैं पेमल की बेस्ट फ्रेंड हूँ। बोला फिर कान्या केरड़ा मैं वापस लेकर आ रहा हूँ। और तेजाजी यहाँ पनेर से वापस कान्या केरड़ा आजाद करवाने के लिए जाएंगे। कौन से गांव जाएंगे? मंडावरिया। पनेर गांव से निकलते ही एक गांव पड़ता कौन सा? सुरसुरा। सुरसुरा के आगे एक गांव पड़ता है कौन सा? सेंदरिया। और सेंदरिया के आगे कौन सा गांव है? मंडावरिया। यानी तेजाजी को मंडावरिया जाना है तो कौन सा गांव क्रॉस करना पड़े? सुरसुरा। सुरसुरा से सेंदरिया और सेंदरिया से मंडावरिया। तेजाजी रवाना हुए, सुरसुरा क्रॉस कर गए, सुरसुरा क्रॉस करके सेंदरिया पहुंचे। जैसे ही तेजाजी सेंदरिया से बाहर निकले, तेजाजी को आगे मंडावरिया पहुंचना था, तेजाजी ने इस सेंदरिया गांव के बाहर देखा कि आग लगी हुई है और तेजाजी रुके उस आग को देखकर। और जब तेजाजी ने बारीकी से उस आग को देखा तो तेजाजी की नजर पड़ी कि उस आग के अंदर एक काला सांप जल रहा है। तेजाजी बेहद दयालु थे, इसलिए तेजाजी घोड़ी से उतरकर अपना बाला लेकर उस अग्नि के पास जाते हैं और आग में जो काला सांप जल रहा था उस सांप को भाले से उठा करके बाहर फेंक देते हैं। अग्नि से बाहर निकाला, थोड़ा सा पानी वानी डाला, 5, 7, 10 मिनट की माथापच्ची के बाद वो सांप होश में आता है। और जैसे सांप होश में आया वो तेजाजी के सामने नाग देवता के रूप में प्रकट होता है। अपने इतिहासकार व साहित्यकार लिखते हैं कि उस सांप का नाम बासक था। सांप का नाम क्या था? बासक। वो बासक नामक जो सर्प था वो तेजाजी के सामने प्रकट होता और कहता कि तेजा, तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और इस अपराध का दंड तुझे भुगतना पड़ेगा, मैं तुझे काट करके ही प्राण लूंगा। तेजाजी ने कहा मैंने कौन सा अपराध कर दिया है? उस काले सांप ने कहा कि तेजा, तुझे मुझे बचाना नहीं था, मुझे जलकर राख होने देना था। मैं इस धरती का अंतिम काला सांप था। अगर मैं आज जलकर राख हो जाता तो मेरी पूरी पीढ़ी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। मेरा कोई भी वंशज धरती पर नहीं रहता। आज मैं जिंदा बच गया हूं तो मेरे वंशज होंगे, वंशजों के वंशज होंगे और धरती पर आपको काले सांप ही काले सांप नजर आएंगे। वो काले सांप बिलों में छिप कर रहेंगे, कभी कभार मजबूरी में किसी को काटना भी पड़ जाएगा। तुमने मेरी पूरी पीढ़ी को दुखी कर दिया। आज मैं मर जाता तो कोई वंशज नहीं होता और आपको धरती पर काले सांप देखने को नहीं मिलते। तूने मुझे बचा करके बहुत गलत काम किया है। तेजाजी ने कहा कि फिर इतना ही गलत है तो वापस आग में फेंक देता हूँ, मेरा क्या, मैं तो खुद इमरजेंसी काम के लिए जा रहा हूँ। एक तो रुक करके भलाई का काम किया है और तू कह रहा कि 10 करना पड़ेगा। उस बासक ने कहा कि नहीं, अब तुझे काट करके प्राण लूंगा। तेजाजी ने कहा मेरी बात सुन बासक, मुझे अर्जेंट जाना है मंडावरिया। मंडावरिया से कौन सा केरड़ा छुड़वाना है? कान्या। और कान्या केरड़ा के बिना लाचा नहीं जी पाएगी और लाचा पेमल की बेस्ट फ्रेंड है, उसकी आंखों में आंसू आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये काटने वाटने वाला काम तू बाद में कर लेना, पहले मुझे कान्या केरड़ा छुड़वाना है। मैं तुझसे एक बार लड़ाई करके वो कान्या केरड़ा आजाद करवा के वापस तेरे पास आ रहा हूँ। बासक ने कहा अच्छा, सुबह सुबह मैं मिला मजाक करने के लिए कि तू वापस मेरे से डंक मरवाने यहाँ आएगा। तेजाजी ने कहा कि आई प्रॉमिस यू बासक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये दौड़िया जाट की जबान है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। मैं मर भी गया तो एक बार तेरे पास आऊंगा, तेरे से डंक मरवाऊंगा, लेकिन मुझे अभी मंडावरिया जाना है, मीणाओं से युद्ध करना और वो कान्या केरड़ा छुड़वाना है। बासक नामक ठीक ने कहा, सांप ने कहा कि ठीक है, तेरा वचन भी देख लेंगे दौड़िया जाट, तू वचन निभाएगा कि नहीं निभाएगा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। तेजाजी उस बासक नामक सर्प से पुनर्मिलन का वचन देकर यहाँ से निकल गए और सेंदरिया से आगे कहाँ पहुंचने वाले थे? मंडावरिया। लेकिन इस बार मेर के मीणाओं ने तेजाजी के लिए पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी। उनको पता था कि कुछ गोवंश पीछे रह गए हैं और तेजाजी पक्का वापस आएंगे, इसलिए मीणा पहले से ही प्लानिंग से अलग अलग गुट बना करके छिप छिप करके चारों तरफ बैठे थे। तेजाजी इस चक्रव्यूह में फंसने वाले थे, फंसने वाले क्या फंस ही गए थे। तेजाजी इस मंडावरिया गांव में प्रवेश करते ही तेजाजी को मीणाओं ने चारों तरफ से घेर लिया और एक के बाद एक तीर तेजाजी पर चलाए गए। तेजाजी को समझ नहीं आ रहा कि तीर आ किधर से रहा, चारों तरफ से तेजाजी गिरे हुए हैं और पूरा शरीर तेजाजी का छलनी कर दिया गया। लेकिन फिर भी तेजाजी अदम्य साहस का परिचय देते हुए, बड़ी बहादुरी से अपने बाले से लड़ते हुए मेर के मीणाओं को पराजित करते हैं। पूरा शरीर छलनी कर दिया गया, छिद्र ही छिद्र कर दिए गए। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जहां तीर नहीं लगा। पूरे शरीर रक्त रंजित लहू लुहान है, खून से लथपथ है, पूरा खून ही खून बह रहा है। फिर भी तेजाजी अदम्य साहस का परिचय दे करके वहां मेर के मीणाओं को पराजित करके बची कुची गायों को आजाद करवाते हैं। कान्या केरड़ा को अपनी लीलन घोड़ी पर बिठाते हैं और यहाँ से वापस सुपरफास्ट स्पीड से मंडावरिया, सेंदरिया, सुरसुरा होते पनेर पहुंचते हैं और लाछा गुजरी को ले जाकर के वो कान्या केरड़ा सुपुर्द करते हैं।
हैं। लाछा को काया केरड़ा तो मिल गया, लेकिन तेजा जी की जब हालत को देखा तो लाछा की आंखों में आंसू थे। और तेजा जी जब वापस यहाँ से रवाना होने लगे तब तेजा जी लाछा को कहकर जाते हैं कि अब मुझे वचन पूरा करने के लिए जाना है और मेरा पूरा शरीर छलनी हो गया है, मैं किसी भी वक्त प्राण त्याग सकता हूँ और प्राण त्यागने से पहले मेरा वचन पूरा होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लाछा ने रोकने का प्रयत्न किया कि मेडिकल किया जाए, पार्टी पूरी की जाए, खून ज्यादा बह रहा है। तेजा जी ने कहा नो नीड मी मेडिकल, मुझे इस समय मेरा वचन प्यारा है, वचन निभाना है। और तेजा जी इतने गंभीर घायल होने के बाद पूरा शरीर छलनी हो चुका था, खून ही खून बह रहा, छिद्र ही छिद्र हो गए थे शरीर पर, फिर भी अपना वचन निभाने के लिए तेजा जी पनेर से सीधा कौन से गांव पहुंचते हैं, सेंदरिया। और सेंदरिया के बार बासक तैयारी बैठा था और तेजा जी ने बासक को कहा कि बासक फटाफट आ, मुझे डंक मार और अपना वचन पूरा कर। बासक ने जब तेजा जी की हालत देखी तो बासक ने कहा कि वाह तेजा, मान गया दौड़िया जाट का वचन है, तू इतना गंभीर घायल होने के बावजूद भी अपनी जान की फिक्र नहीं कर, अपने प्राणों की फिक्र नहीं करके तू वचन की फिक्र कर रहा है, तू यहाँ तक आ गया, मैंने उसे ही वचन समझ लिया, तू जा अपनी जिंदगी जी ले तेजा, मेडिकल करवा, बच जा, नहीं तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। तेजा जी ने कहा देख इमोशनल बातें तो कर मत, मेरा वचन तभी पूरा होगा जब तू मुझे डंक मारेगा। और तेजा जी जिद करने लगे, बासक बार बार मना करता रहा। जब तेजा जी ज्यादा ही जिद करने लगे कि मेरा वचन अधूरा रह जाएगा अगर तू मुझे डंक नहीं मारेगा, तूने कहा था वचन डंक मारूंगा, जब तेजा जी ज्यादा जिद करने लगे तो बासक ने तेजा जी को धर्म का हवाला दिया। बोला कि देख तेजा, काले सांपों का एक धर्म होता है, काले सांप जितने भी अपने यहाँ होते हैं वो कभी भी खून लगे स्थान पर डंक नहीं मारते। अगर खून लगा हुआ है तो सांप वहां डंक मारेगा ही नहीं। अगर आप कभी भी कहीं पर काले सांप को घूमते हुए देख लो और आपको लगे कि यार ये सांप गलत दिशा में जा रहा है, घर में चला जाएगा या यहाँ चला जाएगा, तो जिस दिशा में सांप जा रहा है उस दिशा में थोड़ा सा आगे जा करके अपनी अंगुली पर कोई ऑलपिन या सुई चुबा करके खून की 2-3 बूंदे गिरा दो, काला सांप वहीं से यूटर्न ले लेगा। काले सांपों का ये धर्म होता है कि वो खून लगे स्थान को स्पर्श ही नहीं करते। कभी वो लगे कि सांप घर में जाएगा तो घर के दरवाजे पर 2-3 खून की बूंदे गिरा दो, काला सांप आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये काले नागों का धर्म होता है और वो पूरे धर्म शास्त्र पर चलते हैं, वो भगवान के वंशज माने जाते हैं, नाग देवता के, इसलिए खून लगे स्थान पर काला सांप कभी स्पर्श भी नहीं करेगा। और इस बासक नामक सर्प ने यही तेजा जी को कहा कि देख तेजा, तेरा पूरा शरीर लहूलुहान है, रक्त रंजित है और हमारे काले नागों का धर्म है कि हम खून लगे स्थान पर डंक नहीं मार सकते, इसलिए सॉरी मैं आपको डंक नहीं मार सकता। तेजा जी ने कहा कि तू इधर आ, मेरे हाथ पर बैठ, तेरे लिए एक अंग से पेट बचा करके लाया हूं जिस पर खून नहीं है। और वो तेजा जी की क्या थी, जीभ, जो मुख के अंदर रह गई थी, इसलिए अंदर कोई तीर लगा नहीं था। तेजा जी ने उस बासक नामक सर्प को अपनी हथेली पर बिठाया और हथेली पर बिठाकर अपनी जीभ के ऊपर डंक मरवाया और अपना वचन पूरा किया। उस बासक नामक सर्प को वहीं छोड़ा और अपना वचन पूरा करके यहाँ सेंद्रिया से यूटर्न ही लिया था, वापस सुरसुराई पहुंचे थे। उस सर्प का जहर तेजा जी के शरीर में फैल गया था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन था। भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 1160, 30 वर्ष की उम्र में लाछा गुजरी की गायों की रक्षा कर अपना वचन निभाते हुए बासक नामक सर्पदंश के कारण तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए। अतः गौ रक्षक देवता, वे वचनवादी देवता के रूप में किस देवता को पूजा गया है, तेजा जी। तो नीचे लिख लो तेजा जी के बारे में 2-3 बातें, पहला लिखो तेजा जी